वेलकम बैक। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन दौरे के लिए रवाना। सशस्त्र बलों के जवानों से मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह सियाचिन दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से आज संवाद करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर और सियाचिन के लिए रवाना हो चुके हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री कार्यालय ने एक्स पर ये पूरी जानकारी शेयर की है। बताते चले आपको कि होली के अवसर पर राजनाथ सिंह का सियाचिन जाकर सैनिकों के साथ त्योहार मनाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था। उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में सैनिकों से मिलकर उनके साथ होली सेलिब्रेट कर वहां से लौट गए थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक बड़ी खबर इस वक्त की, सियाचिन दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे पद्म पुरस्कार। समारोह में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पुरस्कार विजेताओं में 132 हस्तियां शामिल है। 5 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण, 110 पद्म श्री पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर बता रहे हैं आपको, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। वेंकैया नायडू समेत 5 हस्तियों को पद्म विभूषण दिए जाएंगे। और गणतंत्र दिवस की पुण्य संध्या पर ऐलान किया गया था आचार संहिता लागू होने के चलते। जी रंजना। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, वेंकैया नायडू समेत 5 हस्तियों को पद्म विभूषण। रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर इसका ऐलान किया गया था और आचार संहिता लागू होने के चलते इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है। 11 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है। गोड्डा से अपना प्रत्याशी बदल दिया है कांग्रेस पार्टी ने। निशिकांत दुबे को अब प्रदीप यादव टक्कर देंगे। इसके अलावा रांची से सुबोधकांत की बेटी यशस्विनी साई को टिकट दिया गया है। झारखंड की बात करें, 2 आंध्र प्रदेश से, ऐसे में 11 उम्मीदवारों के ये नाम है। और देखिए एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो कभी 400 से ज्यादा सीटों पर काबिज हुई थी, आज ऐसे दिन आ गए हैं कि वो अपने 300 जो कैंडिडेट उनको मैदान में नहीं उतारे, यानी कि 300 सीटें खाली हैं। लेकिन वहीं आप देखिए अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हम तो सभी सीटों पर धीरे धीरे करके उतारे। एक और लिस्ट जारी की गई है, 11 उम्मीदवारों की लिस्ट है, जिसमें गोड्डा से जो अपना प्रत्याशी उसको बदला गया। आप देख रहे हो कि कई जगहों पर ऐसा हो रहा है, चाहे आप समाजवादी पार्टी की भी बात कर लीजिए, अगर किसी प्रत्याशी को उतारा गया है और बाद में कुछ और संभावनाएं लग रही हैं पार्टी को, तो वहां से प्रत्याशी को बदला जा रहा है। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोड्डा में किया गया है। ये जो 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, इसमें गोड्डा के अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। झारखंड से 2, आंध्र प्रदेश से बात करें तो 11 ये उम्मीदवार। और ऐसे में ये एक और लिस्ट अब कांग्रेस पार्टी की जारी हो चुकी है, क्योंकि कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रिया उम्मीदवार दिया जाए और कड़ी टक्कर एनडीए को देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इसको लेकर के मंथन का दौर भी चल रहा था। बढ़ते खबरों में आके, हुबली मर्डर केस को सही ठहराने वाले गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लिखा था जस्टिस फॉर लव और 23 साल की नेहा को फयाज ने मारा था। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, वहीं आपको ये भी बताते चले वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जब जेपी नड्डा पहुंचे थे और यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जिक्र किया, न्याय की बात कही तो परिवारजनों से मिलते हुए भी नजर आए। अब देखिए ये बड़ी जानकारी है, हुबली मर्डर केस को सही ठहराने वाले को अरेस्ट कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर लिखा था जस्टिस फॉर लव और 23 साल की नेहा को फयाज ने मारा था। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगली खबर आपको बता दें, 23 हफ्ते की प्रेग्नेंट मामले पर सुनवाई। नाबालिग रेप विक्टिम की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अबॉर्शन की इजाजत मांगी गई थी। अस्पताल आज दाखिल करेगा मेडिकल रिपोर्ट। तो चलिए बात कुछ और खबरों के आगे बढ़ते हुए करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी कर सकेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स वाले अब सीधा नेट दे पाएंगे और इसके लिए 75% मार्क्स जरूरी होंगे। देखिए जो ग्रेजुएशन करते हैं वो पीएचडी तो कर सकते हैं, लेकिन जो मार्क्स उसमें चाहिए वो 75% होने चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ और जानकारी महिमा आपके पास। जी, अमर उजाला की फ्रंट पेज में बताया गया है। प्रत्यक्ष यहाँ पर यूजीसी का फैसला ये है कि अब 4 साल के स्नातक सीधे कर सकेंगे नेट और पीएचडी। विद्यार्थी को लाने होंगे 75% मार्क्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि अब 4 साल की स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थी सीधे नेट और पीएचडी कर पाएंगे। ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए
वैसे इससे पहले नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता था, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के साथ या फिर उसके बिना पीएचडी करने के लिए उम्मीदवारों को स्नातक में मिनिमम 75% मार्क्स लाने होंगे। अब तक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री की जरूरत होती थी। चेयरमैन ने बताया कि 4 साल की स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवारों को उस विषय में नेट करने की अनुमति मिलेगी जिसमें वो पीएचडी करना चाहते, भले उन्होंने उस विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री ना ली हो। अब यूजीसी के फैसले के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर की बात हम कर रहे हैं, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बाकी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड की भी छूट मिलेगी, यानी कि 75% जहां मिनिमम रखे गए मार्क्स, लेकिन जो आपको हमने श्रेणी फिलहाल बताई उस पर 5% फिलहाल बताया गया, 5% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड की भी छूट मिलते हुए नजर आएगी। ये अच्छी खबर है छात्रों के लिए जो कि पीएचडी करना चाहते हैं, और इसीलिए हेडलाइन है कि यूजीसी का ये बड़ा फैसला है कि अब 4 वर्षीय स्नातक सीधे नेट और पीएचडी कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा, यहाँ मुफ्तखोरों की समस्या, स्टूडेंट अपने कोर्स की अवधि से ज्यादा रुकते हैं, बिना अनुमति गेस्ट आते हैं, कुछ छात्रों को सब कुछ फ्री और सब्सिडी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कैंटीन लोकसभा की कैंटीन से सस्ती, ये भी इस दौरान उन्होंने कहा। तो देखिए जेएनयू से पहले भी ये तस्वीरें सामने आती हैं और कई मरतबा हमने देखा है कि जेएनयू विवाद का अखाड़ा भी रही है कई मसलों को लेकर के। हालांकि सियासत भी आंतरिक हम देखते हैं, लेकिन अब वाइस चांसलर का ये कहना है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स पूरा हो जाता है फिर भी वो यूनिवर्सिटी में ही रुकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लोकसभा की जो कैंटीन है वहाँ पर जो खाना है वो सस्ता मिलता है, लेकिन उनका ये कहना था कि जेएनयू की जो कैंटीन है वो वहाँ से भी कंपेरेटिवली आप देखें तो सस्ती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सभी कुछ मुफ्त में चाहिए। और उन्होंने कहा कि जेएनयू में बहुत सारी, अगर आप देखेंगे, ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं और ये एक बड़ी समस्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स और ये अवधि पूरी हो चुकी है उसके बावजूद भी वो यूनिवर्सिटी में ही रुके रहते हैं, और ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि ऐसे केसेस बहुत हैं। बढ़ते खबरों में आगे, और 12वीं के बाद एलएलबी 3 साल की हो, इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होने वाली है। 5 साल की तुलना में 3 साल के कोर्स की फीस कम होगी। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको देते चले, 12वीं के बाद सीधे 3 साल का एलएलबी कोर्स कराए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में स्नातक और एलएलबी के 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स को अतार्किक बताया गया है, कहा गया है। और याचिकाकर्ता का कहना है कि जैसे 12वीं के बाद बैचलर ऑफ साइंस और बीए और स्नातक डिग्रियां होती है, वैसी एलएलबी भी होना चाहिए। आज इस पूरे मामले में हियरिंग होने वाली। देखिए ये दूसरी मांग है, और दूसरी मांग है कि केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी संघ को निर्देश दिया जाए कि वे कानून के क्षेत्र में बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करने और त्वरित न्याय का अधिकार और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप भी तैयार करें। आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिली है। इनामी माओवादी गुड्डू कवासी ढेर किया गया है। आपको बता दें कि मारे गए नक्सली पर हत्या और आईडी ब्लास्ट के कई मामले दर्ज थे, और ऐसे में देखिए एक बड़ी ये सफलता सुरक्षा बलों के लिए कह लीजिए, क्योंकि लगातार जो नक्सली हैं उनका खात्मा किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ये पहले ही कह चुके हैं, या तो जो नक्सली वो सरेंडर करें वरना उनका खात्मा तय है। और क्योंकि नक्सली घात लगाकर बैठते हैं, सुरक्षा बलों पर अटैक की उनकी रणनीति रहती है। और आप देखिए क्योंकि चुनाव इस वक्त देश में चल रहे हैं तो सुरक्षा बल जो है वो और ज्यादा अलर्ट हैं। ये जो खबर है छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था और उसके बाद से ही ऐसी सफलता मिल रही है। यहाँ पर आईडी ब्लास्ट के भी कई मामले उस नक्सली के ऊपर दर्ज बताए जा रहे हैं, उसको ढेर कर दिया गया। बढ़ते खबरों में आगे, और यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। आरओ पेपर लीक मामले में 4 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। 1 आरओ प्रश्न पत्र, 2 लाख कैश भी बरामद, 9 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड और 1 कार भी जब्त की गई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है और एसटीएफ ने इसे लेकर जानकारी भी शेयर की है। डिप्टी एसपी लाल प्रताप सिंह ने कहा है कि डॉक्टर शरद सिंह पटेल मूल रूप से मिर्जापुर के चुनार पचीवरा किलाहाट का रहने वाला है और यहाँ वृंदावन योजना कॉलोनी के लवनेस्ट अपार्टमेंट में रहता है। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ ने कहा है कि एसटीएफ की पूछताछ में ये पता चला है कि प्रश्न पत्र 25 लाख रुपए में बेचा गया था और डॉक्टर शरद को आरओ भर्ती परीक्षा के पर्चे का 25 लाख रुपए मिला था। डॉक्टर शरद को उसके साथी पर्चा लेकर
वहां पर बुलाएं और फिर 4 लग्जरी कारों के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद प्रश्न पत्रों को बेचा गया। अब इस पूरे मामले में 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी एसटीएफ को एक तरफ बड़ी सफलता मिली है, तो अब आगे कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते देखिए, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट तिरुपति मंदिर ट्रस्ट ने 1161 करोड़ की एफडी करवाई है। 11 टन सोना भी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट। और आपको ये भी बता दें कि 2012 में ट्रस्ट की एफडी 4,800 करोड़ रुपए थी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है ट्रस्ट। और ऐसे में देखिए, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। तिरुपति मंदिर की हम बात करें, ट्रस्ट ने 1161 करोड़ की एफडी करवाई है, 11 टन सोना भी करवाया और दुनिया का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट है ये। 2012 में ट्रस्ट की एफडी 4800 करोड़ रुपए थी। प्रीति, बिल्कुल महिमा। और देखिए, दैनिक भास्कर में बकायदा एक खबर छपी है। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट ने 1161 करोड़ की एफडी कराई है, 11 टन सोना, जिसका जिक्र आपने किया। साल दर साल तिरुपति ट्रस्ट की फिक्स डिपॉजिट में बढ़ोतरी हो रही है। 2013 में 608 करोड़, 2014 में 970 करोड़, 2015 में 961 करोड़, 2016 में 1153 करोड़, 2017 में 774 करोड़, 2018 में 501 करोड़ की एफडी हुई थी। और पिछले 12 सालों में पहली बार कोरोना काल में एफडी की राशि घट गई थी। 2019 में 285 करोड़, जबकि 2020 में 753 करोड़, 2021 में 270 करोड़, 2022 में 274 करोड़ की एफडी हुई थी। और पिछले साल ट्रस्ट ने 757 करोड़ की एफडी कराई थी। तो देखिए किस तरीके से मतलब जो लोग हैं वो दान मंदिर में देते हैं। आगे बढ़ेंगे, गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आपको बता दें। बुजुर्ग सास ससुर को घर से नहीं निकाल सकते, बहू नहीं निकाल सकती बुजुर्ग सास ससुर को। गुजरात हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और देखिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जब जो दंपति होता है वो किस तरीके से, खास तौर पर अगर कोई महिला है वो अपने सास ससुर को घर से निकाल देती है परेशान होकर। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि उनको दिक्कत होती है सास ससुर के साथ। और ऐसे में जो सास ससुर होते हैं वो बुढ़ापे में या तो जो आश्रम होते हैं वहाँ का रुख कर लेते हैं, और क्या उन पर बीतती है ये हर किसी ने देखा। और ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट का ये बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यूक्रेन को अमेरिका देगा रक्षा सहायता पैकेज। यूक्रेन को 61 अरब डॉलर का रक्षा सहायता पैकेज दिया जाएगा। 1/3 हिस्सा हथियार, गोला बारूद के लिए। और लगातार जिस तरीके से युद्ध की आग हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि इस स्थिति में यूक्रेन की सहायता के लिए आ गए हैं। और अमेरिका तो फर्स्ट डे से ही लगातार यूक्रेन की सहायता कर रहा है और इसी कड़ी में एक और पैकेज जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसी बीच एक और अहम खबर है हैदराबाद से। माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज की जानकारी है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। रंजना, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार है माधवी लता, शिकायत के बाद दर्ज की गई है एफआईआर। तो ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की माधवी लता के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक जुलूस के दौरान एक पूजा स्थल पर तीर निकालकर चलाने का इशारा किया था, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और पुलिस ने रविवार को बताया कि हैदराबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। और चलिए अब रुक करते फैक्ट फाइल का। फैक्ट फाइल में आज बात करेंगे बी.आर. चोपड़ा की। आज उनकी जयंती है। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा। 1998 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी उनको मिला। साल 2001 में पद्म भूषण से उनको नवाजा गया। बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत बनाई थी, गुमराह, हमरार, कानून और इसके अलावा निकाह हिट फिल्में उनकी तरफ से फिलहाल दी गई। इसलिए फैक्ट फाइल में आज बी.आर. चोपड़ा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी जयंती है और क्या बड़ा उनकी तरफ से किया गया, किस तरह से हिट फिल्में उन्होंने दी, गुमराह, हमरार, कानून, ये तमाम फिल्में जिनका नाम है, और इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं।